अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नए धमाकेदार और जबरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। यानी आज के इस लेक्चर में हम यूटेरस, वोम या हिस्टीरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवेरीज और फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में डिस्कस किया था, और आज के इस लेक्चर में हम यूटेरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर और यूटेरस के बारे में पढ़ लेते हैं। जब भी हम यूटेरस के बारे में बात करेंगे तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे वो ये है कि जो यूटेरस होता है बाबा, ये एक पायरी फॉर्म, याद रखना बाबा, ये एक पायरी फॉर्म शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। इट इज पायरी फॉर्म शेप्ड, इट इज अ पायरी फॉर्म शेप्ड। नंबर 2, इट इज हॉलो मस्कुलर। मैं एक एक टर्म को अलग अलग करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इट इज अ पायरी फॉर्म शेप्ड hollow muscular accessory sex organ of the female reproductive system। याद रखना बाबा, accessory sex organ of female reproductive system। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी जान। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जो यूटेरस होता है ये एक पायरी फॉर्म शेप्ड होता है। अगर हम इस अल्फाज की तरफ देखेंगे तो पायरी का मतलब होता है पेयर और फॉर्म का मतलब होता है बाबा शेप। इसका मतलब जो यूटेरस होता है ये पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है। अगर मैं आपको डायग्राम के जरिए से दिखाने की कोशिश करूंगा तो जरा गौर से देखो बाबा, ये आपके सामने जो यूटेरस है इट रिजेंबल्स लाइक अ पेयर, सो इट इज अ पायरी फॉर्म शेप्ड ऑर्गन। बट यहां एक चीज का ख्याल रखेंगे आप कि जो यूटेरस होता है ये बाबा अंदर से खाली होता है। यानी ये जो पेयर शेप्ड ऑर्गन है इसके अंदर कुछ भी नहीं पाया जाता। ये अल्लाह पाक ने अंदर से खाली रखा है। क्यों खाली रखा है? ताकि अंदर बच्चे की डेवलपमेंट हो सके, ताकि अंदर बच्चा ग्रो कर सके, ताकि जो फीटस है वो डेवलप हो सके, उसको डेवलप होने के लिए जगह मिल सके, उसको ग्रो होने के लिए बाबा प्लेस मिल सके। इसीलिए बाबा जो यूटेरस होता है पेयर शेप का तो होता है लेकिन अंदर से खाली होता, अंदर से खाली होता। इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखना कि जो यूटेरस होता है ना मेरी जान, इसमें किसी भी किस्म की बोन नहीं पाई जाती। ये शुद्ध मसल्स का बना होता है। इसका जो मायोमेट्रियम होता है जिसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा, वो मायोमेट्रियम बाबा स्मूथ मसल्स का बना होता है। तो तीन चीजें आपने याद रखी। नंबर 1 ये पेयर शेप्ड होता है, नंबर 2 ये अंदर से खाली होता है, और नंबर 3 ये मसल्स का बना होता है। और यही तो मैंने बाबा आपको यहां लिखा कि जो आपका यूटेरस होता है मेरी जान ये पायरी फॉर्म शेप्ड यानी पेयर शेप्ड होता है, हॉलो अंदर से बाबा खाली होता है, मस्कुलर ये मसल्स का बना होता है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे होंगे तो बेटा आपको पता होगा कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेरी जान ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ सेक्स ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो खुद गमीट्स बना देते हैं, उन्हें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और इसी तरह कुछ सेक्स ऑर्गन ऐसे होते हैं जो खुद गैमीट्स तो नहीं बनाते लेकिन गैमीट्स के ट्रांसफर में मदद करते हैं, उन्हें हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब जो बाबा यूटेरस होता है यहां आपको दिखाई देगी बाबा ओवरीज, जरा नजर रखना। ये जो ओवरीज होती है इन ओवरीज का काम होता है मेरी जान फीमेल गैमीट बना देना। यानी ओवरीज जो होती है ये फीमेल गैमीट बना देती है। सर कौन सा फीमेल गैमीट? तो बाबा याद रखना ओवा इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। तो ओवरीज का काम है गैमीट्स बनाना, ओवरीज का काम है मेरी जान सेक्स हार्मोन्स बनाना। सर कौन सा सेक्स हार्मोन? तो याद रखेंगे बाबा आप एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
तो इसका मतलब हुआ ना कि जो ओवरीज होती है ये गमीट भी खुद बनाती है, ये सेक्स हार्मोन भी खुद बनाती है। ऐसा ऑर्गन, ऐसा ग्लैंड जो खुद हार्मोन्स बनाएगा, जो खुद सेक्स हार्मोन्स बनाएगा, जो खुद गमीट्स बनाएगा, उसी को बाबा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाबा अगर आप यूट्रस की तरफ देखेंगे ना ही यहाँ कोई गमीट बनता है, ना ही यहाँ कोई हार्मोन बाबा बनता है। सर फिर क्या काम है इस यूट्रस का? इसका काम है मेरी जान, जब यहाँ पे बच्चा पलता है, जब यहाँ पे फीटस आता है, तो उस फीटस को ग्रो करने में मदद करता है आपका यूटेरस, इंप्लांटेशन में मदद करता है यूटेरस। बजाहिर यूट्रस कोई गमीट तो नहीं बनाता, बजाहिर यूट्रस कोई हार्मोन तो नहीं बनाता, लेकिन यूट्रस का काम है बाबा उन गमीट्स के डेवलपमेंट में मदद करना, बच्चे के ग्रोथ में मदद करना, फीटस के डेवलपमेंट में मदद करना। और ऐसा ऑर्गन जो गमीट तो नहीं बनाएगा लेकिन डेवलपमेंट ऑफ गमीट्स में मदद करेगा, एक ऐसा ऑर्गन जो गमीट तो नहीं बनाएगा लेकिन बच्चे के डेवलपमेंट में मदद करेगा, ऐसे ही ऑर्गन को बाबा एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कि यूट्रस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ कि सेकेंडरी, यूट्रस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ कि एक्सेसरी, आपका जवाब डंके की चोट पे होना चाहिए कि सर यूट्रस इज एन एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। क्यों? क्योंकि मेरी जान ना ही ये गमीट बनाता है, ना ही ये हार्मोन्स बनाता है, फिर क्या करता है? फिर बाबा ये डेवलपमेंट ऑफ बेबी में मदद करता है, ये फीटस के डेवलपमेंट में मदद करता है, ये इंप्लांटेशन में मदद करता है। इसीलिए बाबा यूट्रस हुआ आपका एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। यही पॉइंट मैं आपकी स्लाइड पे लेके आया हूं। अगर आप स्लाइड को गौर से देखेंगे तो रिमेंबर यूट्रस इज अ पायरीफॉर्म, यही लिखा है ना बाबा, यूट्रस इज अ पायरीफॉर्म। ये एक पेयर शेप्ड हॉलो, अंदर से खाली होता, मस्कुलर मसल्स का बना होता एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब अगर ये एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है तो मदद किसमें करेगा? मदद करेगा बाबा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, मदद करेगा मेरी जान इंप्लांटेशन में। अभी इंप्लांटेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को आप मुझ पे कर्ज रखो बाबा, आगे मैं इसको चुकाऊंगा। उसके बाद अगर हम यूट्रस के स्ट्रक्चर के बारे में मजीद बात करेंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में वो है बाबा साइज। नंबर 2 हम इसके वेट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी हम बात करने वाले हैं लोकेशन के बारे में, जहां हर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि जो वोम्ब होती है, जो यूटेरस होता है, ये बाबा एब्डोमेन में पाया जाता है, जो कि सराहतन गलत है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं, पहले साइज के बारे में जानते हैं। अगर हम यूटेरस के लेंथ के बारे में बात करेंगे तो रिमेंबर इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 7.5 सेंटीमीटर। और अगर हम इसके ब्रेड्थ के बारे में बात करेंगे तो इसकी ब्रेड्थ होती है बाबा 5 सेंटीमीटर। और अगर हम थिकनेस के बारे में बात करेंगे तो याद रखेंगे मेरी जान, इसकी थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको डायग्राम पे ले जाऊं तो बाबा नजर रखना, ये जो यूटेरस होता है, अगर हम इसके लेंथ के बारे में बात करेंगे तो इसकी लेंथ होती है बाबा 7.5 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी चौड़ाई के बारे में बात करेंगे, इसके ब्रेड्थ के बारे में बात करेंगे तो रिमेंबर मेरी जान, इसकी ब्रेड्थ, इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम इसके थिकनेस के बारे में बात करेंगे, इसके मोटाई के बारे में बात करेंगे तो रिमेंबर इसकी थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को समझाना बाबा फजूल है क्योंकि ये अंडरस्टूड पॉइंट है, आपको समझ आया है कि यूट्रस की लेंथ 7 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। उसी वक्त अगर मेरी जान हम आपको वजन के बारे में बताएंगे तो रिमेंबर ये जो यूटेरस होता है, ये जो वोम होती है, इसका वजन होता है मेरी जान 60 ग्राम। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पे एक बच्चा पलता है, जहां पे एक बेबी ग्रो करता है, उसका वजन होता है बाबा 60 ग्राम। लेकिन याद रखना ओनली इन केस ऑफ नॉन, याद रखना बाबा इन केस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। अभी जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, अभी जिस फीमेल ने कोई भी बच्चा कंसीव नहीं किया है, जिसमें
जिसमें अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुई है, उसके यूटेरस का वजन बाबा खाली 60 ग्राम होता है। लेकिन आप सबको मालूम है कि प्रेगनेंसी के दौरान रिप्रोडक्टिव साइकिल में प्रेगनेंसी के दौरान रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चेंज आ जाती है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम मोर वेस्कुलर एंड मोर थिक बनता है, जिसके कारण बाबा यूट्रस का वजन बढ़ जाता है। और याद रखेंगे, इन केस ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स यूट्रस का वजन होता है बाबा 1100 ग्राम्स। 1100 ग्राम्स बोले तो 1.1 केजी, 1.1 केजी वजन होता है इन केस ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स। तो अगर मैं आपको वजन के बारे में बताऊं तो आपको मालूम चला कि जो वेट होता है यूट्रस का इन केस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स इट इज ओनली 60 ग्राम्स, बट इन केस ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स इसका वजन बाबा 1100 ग्राम होता है। चलो अब आपको एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ले जाता हूं, यानी लोकेशन। अगर हम यूट्रस के लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो वह आप याद रखेंगे आज के बाद कि जो यूटेरस होता है ना, ये एब्डोमिनल ऑर्गन नहीं होता। अगर नेचुरल लोकेशन की बात करें तो रिमेंबर इट इज अ पेल्विक ऑर्गन। It is a pelvic organ that shows anti-flexion and anti-version. ये एक एब्डोमिनल ऑर्गन होता है जो एंटी फ्लेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेरी जान, जो एंटी फ्लेक्शन दिखाता है और साथ ही साथ जो मेरी जान एंटी वर्जन दिखाता है। सर हमारे कुछ पल्ले पड़ा ही नहीं, आपने 3 शब्द यहां इस्तेमाल किए। पहला शब्द आपने इस्तेमाल किया पेल्विक ऑर्गन, दूसरा शब्द आपने इस्तेमाल किया एंटी फ्लेक्शन और तीसरा शब्द आपने इस्तेमाल किया एंटी वर्जन। चलो बाबा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहां स्टूडेंट्स का अक्सर कंफ्यूजन पाया जाता है। सम स्टूडेंट्स may think that uterus is an abdominal organ, ये एब्डोमेन में पाया जाता है ना बाबा। ये जो यूटेरस होता है ना, ये पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। पेल्विक कैविटी बोले तो आपको मालूम है जो आपके अपर लिम्ब्स को आपके एक्शियल स्केलेटल सिस्टम के साथ जोड़ता है उसे हम पेक्टोरल ग्रिडल के नाम से जानते हैं, और जो लोअर लिम्ब्स को एक्शियल स्केलेटल सिस्टम के साथ जोड़ता है उसे हम पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। अगर मैं आपको पेल्विक ग्रिडल या पेल्विस की डायग्राम आपके सामने रखूं शायद आप समझ पाओ। ये रही मेरी जान आपके सामने डायग्राम, ये ऊपर से मेरी जान आप दिखाई दे रही है आपको वर्टिकल कॉलम, और यहां आपको दिखाई दे रहा है फीमेल पेल्विस। हालांकि आपको मालूम है कि ये जो फीमेल पेल्विस होता है 4 टाइप्स का होता है, गायनाकॉइड, प्लेटिप्लॉइड, एंटीप्लॉइड, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल याद रखिए ये जो पेल्विस होता है, इस पेल्विस के अंदर ही मेरी जान आपको एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दिखाई देता है, एंड दिस हॉलो मस्कुलर ऑर्गन व्हिच इज प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी, इसी हॉलो मस्कुलर ऑर्गन को बाबा यूटेरस के नाम से जाना जाता है। तो आप सब आज के बाद याद रखेंगे कि ये जो यूटेरस होता है ना, ये पेल्विक कैविटी के ऊपर नहीं पाया जाता मेरी जान, ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाया जाता मेरी जान, ये पाया जाता है तो पेल्विक कैविटी में। सो इट इज नॉट एन एब्डोमिनल ऑर्गन, इट्स अ पेल्विक ऑर्गन। उसके बाद अगर मैं आपको एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ ले जाऊं, ये रहा बाबा आपके सामने यूटेरस, गौर से देखना, ये रहा मेरी जान, यहां तक गौर से देखो, ये रहा बाबा आपके सामने, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यूटेरस है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेजाइना है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बाबा रहा सर्विक्स। अब गौर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप बस नजर बनाए रखना। अक्सर हम समझते हैं कि जो यूटेरस होता है वो बाबा स्ट्रेट होता है, ऐसे हम समझते हैं कि ये रहा वेजाइना, गौर से देखना, ये रहा बाबा वेजाइना, उसके ऊपर ये रहा सर्विक्स, और उसके ऊपर ये रहा यूटेरस। तो ये सर्विक्स, उसके ऊपर ये रहा सर्विक्स, और उसके ऊपर मेरी जान ये रहा यूटेरस। अगर ये सर्विक्स है तो ये यूटेरस है, बिल्कुल ऐसा यूटेरस होता ही नहीं। रिमेंबर सर्विक्स के ऊपर यूटेरस तो होता है लेकिन इट इज लीन फॉरवर्ड एंड बेंट फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ झुका हुआ होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि इस डायग्राम में अगर ये फीमेल इधर की तरफ देख रही है, अगर ये वाला साइड फीमेल का एंटीरियर साइड है, आगे वाला साइड है, तो आप देखेंगे कि जो
यूट्रस है ये आगे की तरफ झुका हुआ है, आगे की तरफ झुका हुआ है। एंड रिमेंबर इट मेक्स एन एंगल विद द सर्विक्स एंड दैट एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 120 डिग्री। अगर मैं आपको डायग्राम से हैंडमेड डायग्राम से समझाऊं तो ये रहा बाबा वेजाइना। रिमेंबर वेजाइना के साथ सर्विक्स का भी एक डायमीटर एंगल बनता है, और यहां भी मेरी जान आप याद रखेंगे, यहां भी बाबा ये रहा यूट्रस। एज्यूम करो बाबा ये फीमेल इधर देख रही है, फीमेल का एंटीरियर साइड इस तरफ से है। अब अगर आप देखेंगे ये जो वेजाइना है और ये जो सर्विक्स है इनके दरमियान भी बाबा एक एंगल बनता है। एंड रिमेंबर दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इस एंगल को मेरी जान हम एंटी वर्जन के नाम से जानते हैं, एंटी वर्जन। आज के बाद अगर आपको किसी ने बोला व्हाट इज एंटी वर्जन, आप बोलेंगे एंटी वर्जन इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द एंगल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द वेजाइना एंड द सर्विक्स एंड इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल कितना होता 90 डिग्री। एट द सेम टाइम अगर आप सर्विक्स और यूट्रस के दरमियान एंगल देखेंगे, यहां भी एक एंगल पाया जाता है एंड दैट एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहां तक कि बीडी चौरासिया अपनी किताब में 170 यानी 170 डिग्री का एंगल बताता है, और इसी एंगल को मेरी जान हम एंटी फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। इस एंगल को हम एंटी फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि यूट्रस और सर्विक्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो एंगल है, उसे एंटी फ्लेक्शन कहा जाएगा, और वो 120 डिग्री से 170 डिग्री तक होता है। और एट द सेम टाइम जो सर्विक्स और वेजाइना के दरमियान एंगल है उसे हम एंटी वर्जन के नाम से जानते हैं, और ये होता है बाबा 90 डिग्री। अगर आप ओवरऑल रिलेशनशिप देखोगे, अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए तो वेजाइना और यूट्रस के दरमियान, वेजाइना और यूट्रस के दरमियान जो एंगल है इसे एंटी वर्जन कहा जाएगा, और सर्विक्स और यूट्रस के दरमियान जो एंगल है इसे एंटी फ्लेक्शन कहा जाएगा। द एंगल प्रेजेंट बिटवीन द सर्विक्स एंड द एंगल प्रेजेंट बिटवीन द वेजाइना एंड द सर्विक्स एंटी वर्जन, या दूसरे अल्फाजों में ये भी बता सकते हो द एंगल प्रेजेंट बिटवीन द वेजाइना एंड द यूट्रस इज आल्सो एंटी वर्जन। ये गौर से देखो, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करेगा। ये रहा मेरी जान आपके सामने, ये रहा बाबा आपके सामने वेजाइना, ये रहा मेरी जान आपके सामने सर्विक्स, और ये रहा बाबा आपके सामने यूट्रस। गौर से देखना, अगर हम सबसे पहले देखेंगे यहां पे एंगल बनता है बिटवीन वेजाइना and the cervix and this angle is equal to 90 डिग्री। इसी एंगल को मेरी जान किस नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है एंटी फ्लेक्शन, तो एंटी वर्जन। तो एंटी वर्जन इज एक्चुअली द रिलेशनशिप और एंगल बिटवीन द वेजाइना एंड सर्विक्स। लेकिन आप इस एंगल को कंसीडर किसके साथ भी कर सकते हो, यूट्रस के साथ भी। तो दो तरीके से आप एंटी वर्जन बोल सकते हो। एंटी वर्जन इज ईदर द एंगल बिटवीन द वेजाइना एंड द सर्विक्स, और इट इज द एंगल बिटवीन द वेजाइना एंड द यूट्रस। द रिलेशनशिप दैट शोज यूट्रस विद द वेजाइना इज एंटी वर्जन। जो यूट्रस वेजाइना के साथ रिलेशन दिखाता है उसे एंटी वर्जन कहा जाता है, और जो यूट्रस किसके साथ एंगल दिखाता है, सर्विक्स के साथ दिखाता है, उसे एंटी फ्लेक्शन कहा जाता है, और ये 120 डिग्री होता है। दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो आपको समझ आया कि जो यूट्रस होता है असल में ये स्ट्रेट नहीं होता है, असल में इट इज बेंट फॉरवर्ड, इट इज लीन फॉरवर्ड। दिस इज कॉल्ड एज एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। किसी कंडीशन में अगर यूट्रस पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, if the uterus is not bent forward, if it is bent backwards, this uterus is called as retrograde uterus. इसी यूट्रस को रेट्रोग्रेड यूट्रस के नाम से जाना जाता है। So retrograde means if the uterus is bent backwards. Normally यूट्रस आगे की तरफ झुका होना चाहिए। ये रहा सर्विक्स, और ये सर्विक्स, ये रहा सर्विक्स, और सर्विक्स के ऊपर जो यूट्रस है इट शुड बी बेंट फॉरवर्ड्स, इट विल बी कॉल्ड एज एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन। लेकिन इफ इट इज बेंट बैकवर्ड्स इट इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेड यूटेरस। यही पॉइंट बाबा आपके स्लाइड पे मैंने समझाई हुई है। ये रहा, पहले हमने बोला यूट्रस का साइज 7 से 5 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड। इसकी इसकी लेंथ 7 से 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड। इसकी विड्थ या थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, वेल अंडरस्टूड। इसके बाद मैंने बोला यूट्रस का वजन 60 ग्राम होता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में, और इसका वजन 1100 ग्राम होता है प्रेग्नेंट फीमेल्स में।
उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट को छेड़ते हुए मैंने आपको बोला कि यूटेरस असल में एक पेल्विक ऑर्गन है, ये एब्डोमेन में नहीं, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। एंड इट शोज एंटी फ्लेक्शन, ये दिखाता हुआ एंटी फ्लेक्शन किसके साथ? सर्विक्स के साथ। एंड इट शोज द सर्विक्स शोज एंटी वर्जन, और सर्विक्स जो है वो वेजाइना के साथ क्या दिखाता है? एंटी वर्जन। और रिलेशन अगर हम यूट्रस की सर्विक्स के साथ भी देखें, यूट्रस की वेजाइना के साथ भी देखें, तो रिमेंबर यूट्रस शोज एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन, शोज एंटी फ्लेक्शन विद द सर्विक्स एंड एंटी वर्जन विद द वेजाइना। वेरी एक्सीलेंट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे मैं आपको लेयर्स के बारे में जिक्र करने वाला हूं। अगर हम यूटेरस के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लेयर्स ऑफ यूटेरस। यूटेरस के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा मेरी जान आपके सामने, गौर से देखना, ये रहा आपके सामने यूटेरस, गौर से बाबा। पार्ट्स के बारे में बाद में जिक्र करेंगे, पहले हम जिक्र करेंगे किसके बारे में? यूट्रस के लेयर्स के बारे में। अगर हम यूट्रस के लेयर्स के बारे में जिक्र करेंगे तो रिमेंबर यूट्रस के बाबा 3 लेयर्स पाए जाते हैं। यूट्रस कंटेन्स हाउ मेनी लेयर्स? 3 लेयर्स यूट्रस के बारे में, 3 लेयर्स यूट्रस के पास होते हैं। आउटर लेयर, द मिडल लेयर, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड द इनर मोस्ट लेयर। ये रहा बीच वाला लेयर, गौर से देखना हुआ। यूटेरस के 3 लेयर्स होते हैं। ये जो बाहर वाला लेयर आपको दिखाई दे रहा है, बाहर वाला लेयर लाल कलर का जो मैंने बनाया, इसे बाबा पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। गौर से देखना, इसे हम पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। और अगर मैं आपको बताऊं कि याद रखना बाबा, यूटेरस के बारे में अगर हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे इस पेरीमेट्रियम के बारे में, तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। नजर रखना बाबा, ये यूटेरस है, दिस इज यूटेरस। यूटेरस के पोस्टीरियर साइड से रेक्टम पाया जाता है और यूटेरस के आगे वाले साइड से ब्लैडर पाया जाता है। फीमेल इज लुकिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब फीमेल जो कि इधर देख रही है, आगे से ब्लैडर है, पीछे से रेक्टम है और बीच में यूटेरस पाया जाएगा। रिमेंबर, इस यूटेरस का ऊपर वाला लेयर, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाली फोल्डिंग, ऊपर वाला लेयर, इसे बोला जाता है पेरीमेट्रियम। इसे किस नाम से जाना जाता है? इट इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पेरीमेट्रियम नीचे जाता है और ब्लैडर के रेक्टम के ऊपर भी जाता है। देखो यह है ना यूटेरस, यूटेरस का ऊपर वाला लेयर क्या कहलाएगा? पेरीमेट्रियम। तबीयत मेरी थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए आवाज में थोड़ा आपको चेंज आती होगी, आप थोड़ा इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये जो यूटेरस है, इसका जो ऊपर वाला लेयर है, इसे हम पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। और ये पेरीमेट्रियम जो है, ये जब नीचे आता है यूटेरस से, ये अपवर्ड चला जाता है और पीछे से रेक्टम को भी कवर कर देता है। आगे से भी ये एक फोल्ड बनाता है और यूरिनरी ब्लैडर को कवर करता है। अगर मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम से दिखाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आपके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन ना रहे, तो गौर से देखो, ये रहा मेरी जान आपके सामने, ये रहा बाबा यूटेरस। और ये यूटेरस की जो ब्लू कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज बाबा पेरीमेट्रियम। चलो मैं इसको लाल कलर से बना देता हूं ताकि आप देख पाओ। ये बाबा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल कलर का जो लेयर है, इसे बाबा पेरीमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि यूटेरस के आगे वाले साइड से ब्लैडर है, तो ये पेरीमेट्रियम फोल्ड करके यूरिनरी ब्लैडर के अपवर्ड्स चला जाता है एंड इट फॉर्म्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस पाउच व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर साइड ऑफ द यूटेरस एंड द यूरिनरी ब्लैडर, दिस पाउच इज कॉल्ड एज it's called as vesiculo-uterine. It is called as vesiculo-uterine pouch. इसे हम वेसिकुलो-यूटराइन पाउच के नाम से जानते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे भी ये पेरीमेट्रियम नीचे जाता है और रेक्टम के ऊपर चला जाता है और यहां पे भी ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। दिस पाउच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पाउच इज कॉल्ड एज रेक्टो-यूटराइन पाउच। इसे हम रेक्टो-यूटराइन पाउच के नाम से जानते हैं और इसी पाउच को मेरी जान आप पाउच ऑफ डोगलास के नाम से जानते हो। ये क्वेश्चन बाबा पूछा जाएगा, पाउच ऑफ डोगलास, या इसी पाउच को हम
कल डी सैक के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कल डी सैक। तो क्या मैंने बोला कि जो यूटेरस होता है इसका जो बाहर वाला लेयर होता है उसे हम पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं, और ये पेरीमेट्रियम यूटेरस के पोस्टीरियर साइड से जाकर यूरिनरी ब्लैडर मैंने आपको बोला कि ये जो यूटेरस होता है इसका जो बाहर वाला लेयर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। अब ये पेरीमेट्रियम यूटेरस के पोस्टीरियर साइड से जाता है और नीचे जाएगा और वहां से अपवर्ड्स जाकर रेक्टम को भी कवर करेगा, एंड इट विल फॉर्म अ पाउच, एंड दैट पाउच इज कॉल्ड एज रेक्टोयूटेराइन पाउच, जिसे हम पाउच ऑफ डोगलास के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम कल डी सैक के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा गया बताओ पाउच ऑफ डोगलास कहां पाई जाती है, आप बोलेंगे इट इज प्रेजेंट बिटवीन द रेक्टम एंड द पोस्टीरियर साइड ऑफ द यूटेरस। और अगर आपको पूछा गया बताओ यूटेरो वेसिकुलो यूटेराइन पाउच कहां पाई जाती है, तो आप बोलेंगे इट इज प्रेजेंट बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द एंटीरियर साइड ऑफ द यूटेरस। चलो आपको एक हैंडमेड डायग्राम से समझाते हैं। ये रहा आपके सामने यूटेरस, और ये रहा मेरी जान, इसके पीछे होता है रेक्टम, और आगे साइड से पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर। गौर से देखना हुआ, ये यूटेरस और ये है सर्विक्स। अब होता क्या है कि ये जो पोस्टीरियर एंटीरियर वॉल पे बाहर वाला लेयर होता है यूटेरस का, इसे हम पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। अब ये पेरीमेट्रियम की ये जो पेरीमेट्रियम होता है ये जब नीचे जाता है यूटेरस के, तो ये बाबा ऊपर जाता है और यूरिनरी ब्लैडर को भी कवर कर देता है। नाउ दिस पेरीमेट्रियम व्हिच कवर्स द यूटेरस गोज डाउन एंड देन गोज अपवर्ड्स टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर को ऊपर से भी कवर कर देता है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, एंड दिस पाउच इज कॉल्ड एज वेसिकुलो। इसी पाउच को वेसिकुलो यूटेराइन पाउच के नाम से जानते हैं। इसी पाउच को वेसिकुलो यूटेराइन पाउच के नाम से जानते हैं। और पोस्टीरियर साइड से, फीमेल इज लुकिंग टुवर्ड्स दिस साइड, पोस्टीरियर साइड से भी ये पेरीमेट्रियम बाबा नीचे जाता है और वह रेक्टम को ऊपर से कवर कर देता है, और यहां भी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेक्टो। इट इज कॉल्ड एज रेक्टो यूटेराइन पाउच। इसे हम रेक्टो यूटेराइन पाउच के नाम से जानते हैं, या इसी को मेरी जान हम पाउच ऑफ डोगलास के नाम से जानते हैं। पाउच ऑफ डोगलास, इसी को पाउच ऑफ डोगलास के नाम से जानते हैं, या इसी को मेरी जान हम कल डी सैक के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड एज कल डी सैक। याद रखना, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यही पॉइंट मैंने आपके स्लाइड पे रखा हुआ है। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, द वॉल ऑफ यूटेरस इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। पेरीमेट्रियम, इट इज द आउटर मोस्ट सेरस कोट ऑफ यूटेरस। एंटीरियरली, आगे वाले साइड से, इट लाइज ओवर द फंडस एंड द बॉडी वेयर इट इज फोल्डेड बैक। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे साइड से ये फोल्ड हो जाता है और मेरी जान यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर चला जाता है टू फॉर्म अ पाउच, एंड दैट पाउच इज कॉल्ड एज वेसिको यूटेराइन पाउच। लेकिन पीछे से अगर हम यूटेरस का पोस्टीरियर सरफेस देखेंगे तो पोस्टीरियर साइड से भी ये फोल्ड हो जाता है और रेक्टम को कवर कर देता है और बनाता है एक और पाउच कॉल्ड एज रेक्टो यूटेराइन पाउच, जिसे हम पाउच ऑफ डोगलास के नाम से भी जानते हैं और जिसे हम कल डी सैक के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द सेकेंड लेयर। उसके बाद अगर हम फर्स्ट लेयर, अगर हम सेकेंड लेयर के बारे में बात करेंगे तो गौर से देखना हुआ, ये रहा मेरी जान आपके सामने यूटेरस, नजर रखना, ये रहा हुआ आपके सामने यूटेरस। तो मैंने अभी आपको बोला कि यूटेरस के बाहर वाले साइड से जो लेयर होता है उसे मेरी जान हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं पेरीमेट्रियम के नाम से। और पेरीमेट्रियम, ये जो पेरीमेट्रियम होता है, ये पेरीमेट्रियम, और ये जो बीच वाला लेयर आपको दिखाई दे रहा है जो अभी मैंने लाल कलर का बनाया, प्लीज रिमेंबर दिस मिडल लेयर ऑफ द यूटेरस, दिस मिडल लेयर ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एज इसी को मेरी जान मायोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस इज मायोमेट्रियम। जो सबसे थिकेस्ट लेयर है यूटेरस का उसे मायोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। मायो बोले तो मसल, रिमेंबर मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, ये किसका बना होगा, स्मूथ मसल्स का बना होगा। और आप सबको मालूम है जहां जिक्र मसल्स का आता है वही हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, एंड दैट इज बाबा कॉल्ड एज कंट्रैक्शन। जहां जहां मसल्स का जिक्र होगा वहां वहां मसल कंट्रैक्शन का जिक्र होगा। अब जरा इत्मीनान तरीके से बाबा नजर रखना होगा। क्या
होगा ये कि ये जो यूटेरस होता है ये बाबा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। सर कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? नजर रखो मेरी जान, दो वक्त पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नंबर वन, जो ही बाबा सेमेन या स्पर्म सर्विक्स के जरिए से जब मेल अपना स्पर्म बाबा वेजाइना में छोड़ता है, उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। मैंने कई बार आपको बोला हुआ है, insemination means when the male puts his sperm into the female reproductive tract, जब मेल अपना स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में छोड़े उसे इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो ही ये स्पर्म या ये सेमेन बाबा यूट्राइन कैविटी के अंदर दाखिल होता है, रिमेंबर इस सेमेन के पास एक जबरदस्त केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसे दुनिया बाबा प्रोस्टाग्लैंडिन के नाम से जानती है। रिमेंबर सेमेन में पाया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। सर ये प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से आया? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सेमाइनल वेसिकल से सेमाइनल फ्लूइड रिलीज होता है, उसी सेमाइनल फ्लूइड में फ्रक्टोज पाया जाता, उसी सेमाइनल फ्लूइड में प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता, उसी सेमाइनल फ्लूइड में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता, उसी सेमाइनल फ्लूइड में फ्लेविन्स पाए जाते हैं। ये मैंने कहानी पढ़ाई है आपको सेमाइनल वेसिकल के अंदर। अब इस वक्त आप याद रखेंगे कि जो सेमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, और इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं मायोमेट्रियम के अंदर। रिमेंबर देयर आर सम प्रोटीन्स प्रेजेंट विद इन द मायोमेट्रियम एंड दीज रिसेप्टर प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज जी कपलर। याद रखना बाबा, इन्हें हम जी कपलर रिसेप्टर प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। दे आर कॉल्ड एज जी कपलर रिसेप्टर प्रोटीन्स, जी कपलर प्रोटीन रिसेप्टर्स, या जिन्हें हम GCRP के नाम से जानते हैं, जी रिसेप्टर कपलर प्रोटीन्स, तो जी कपलर रिसेप्टर प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। अब जो ही प्रोस्टाग्लैंडिन इधर आया, ये प्रोस्टाग्लैंडिन बाबा इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। अगर मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके, इधर नजर रखना बाबा, ये है मायोमेट्रियम, और ये मायोमेट्रियम की बाबा मायोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम की सेल इधर मैं आपके सामने बना रहा हूं, और यहां से मेरी जान आया प्रोस्टाग्लैंडिन। ये रहा बाबा प्रोस्टाग्लैंडिन। अब गौर से देखना, जो ही ये प्रोस्टाग्लैंडिन इस रिसेप्टर पे बैठ जाता है, मायोमेट्रियम के सेल्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं, रिमेंबर दिस प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट्स जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर एंड हेल्प्स इन द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम इस मायोमेट्रियम की सेल के अंदर दाखिल हो, और जितना कैल्शियम दाखिल होगा तो रिमेंबर एट द टाइम ये जो मायोमेट्रियम है बाबा कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगा? ताकि बाबा ये स्पर्म ऊपर जा सके। रिमेंबर बाबा, ये स्पर्म ऊपर जा सके, इसका मतलब है ना कि जो ही सेमाइनल फ्लूइड आपके यूट्राइन कैविटी के अंदर पहुंच जाता है, इस सेमाइनल फ्लूइड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन बाबा मायोमेट्रियम के सेल्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, उनके साथ बाइंड होकर उन सेल्स में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को धकेल देते हैं ताकि मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट। और जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो बाबा स्पर्म ऊपर की जानिब मूव होगा। यहां दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके दिमाग में डालने वाला हूं। नंबर वन, यहां जो कॉन्ट्रैक्शन हुई ना प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, वो हुई बाबा बैकवर्ड कॉन्ट्रैक्शन। ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन हुई, और इस वाली कॉन्ट्रैक्शन को मेरी जान रेट्रोपल्शन के नाम से जाना जाता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन को बाबा रेट्रोपल्शन के नाम से जाना जाता है। अगर आज के बाद आपको किसी ने बोला कि बताओ क्या प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, आप बोलेंगे हाँ प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फिर बोलेगा कि कौन से किस्म की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो आप याद रखेंगे बाबा रेट्रोपल्शन कराएगा। और ये तो पहला तरीका। दूसरा, जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो स्पर्म किधर चला गया? फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ। इस प्रोसेस को बाबा अप्रोचिंग के नाम से जाना जाता है। When the sperm moves towards the fallopian tube or when the sperm moves towards the ova, it is called as approaching। इसका मतलब यूट्रस जो है ये अप्रोचिंग में भी मदद करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन में भी मदद करेगा। तो ये थी पहली कॉन्ट्रैक्शन। दूसरे किस्म की कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? नजर रखना, दूसरे किस्म की कॉन्ट्रैक्शन ये रहा बाबा आपके सामने यूटेरस, ये रहा बाबा 2 सेकंड में आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा। ये रहा बाबा यूटेरस। अब जरा इत्मीनान तरीके से देखो, जब यहां पे बच्चा बनता है, जूम करो बाबा, ये बच्चा है,
और ये बच्चा पहुंच चुका है 9 मंथ्स का, यानी प्रेगनेंसी हो चुकी है कंप्लीट, बच्चा पहुंच चुका है 9 मंथ्स का, या मैं यूं कहूं बच्चा पहुंच चुका है 37 वीक्स का, या दूसरे अल्फाजों में मैं कहूं कि बच्चा टर्म पे पहुंच चुका है। When the pregnancy is completed, when the pregnancy reaches to 9 months, when the pregnancy reaches to 37 to 42 वीक्स, 37 से लेके 42 वीक्स तक, जब प्रेगनेंसी कितने देर की होगी, 37 से 42 वीक्स, एट दैट टाइम दिस प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज टर्म, इसे टर्म प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। रिमेंबर, जो एक फीमेल टर्म प्रेगनेंसी पे पहुंचती है तो ये जो बच्चा होता है ना, गौर से देखना, यहां बनाऊंगा बाबा बच्चे को, ये जो बच्चा होता है इसका मेरी जान जो हाइपोथैलेमस होता है, वो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज कर देता है, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज सीआरएच। गौर से देखना हुआ, उस हार्मोन को सीआरएच के नाम से जाना जाता है, और वो सीआरएच मेरी जान इस बच्चे के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है। गौर से देखना मेरी जान, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा पेंडिंग रखूंगा, मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाऊं कि जब बाबा बच्चा टर्म पे पहुंचेगा, नजर रखना, जब बच्चा टर्म पे पहुंचेगा, 9 मंथ्स पे पहुंचेगा, 37 वीक्स पे पहुंचेगा, या 42 वीक्स का होगा, एट दैट टाइम जो ही ये बाबा टर्म पे पहुंचेगा तो मेरी जान ये फोर्स क्रिएट करेगा अगेंस्ट द पेल्विक फ्लोर, या यूट्रस के मसल्स पे फोर्स क्रिएट करेगा, जिसके कारण जो मां का हाइपोथैलेमस होगा, गौर से देखना हुआ, ये जो मां का हाइपोथैलेमस होता है ये एक हार्मोन को रिलीज कर देता है, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। अब इस कॉन्सेप्ट को मैंने इसलिए पेंडिंग रखा, ये डिटेल में चला जाएगा कि कैसे सीआरएच निकलता है, वो सीआरएच बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर क्या रिलीज करवा देता है, फिर वो एसीटीएच जब वहां से निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, फिर वो जाएगा वो एड्रिनल ग्लैंड से, वहां से निकलेगा कॉर्टिसोल, वो कॉर्टिसोल प्लेसेंटा पे आएगा, एस्ट्रोजन रिलीज होगा, एस्ट्रोजन की वजह से ऑक्सीटोसिन, वो उतना कॉन्सेप्ट में डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट मैकेनिज्म आपके सामने रख रहा हूं कि जब एक फीमेल टर्म पे पहुंचेगी, जब एक फीमेल की प्रेगनेंसी 37 वीक्स की होगी, एट दैट टाइम फीमेल का जो हाइपोथैलेमस होता है, आज के बाद बाबा याद रखेंगे, फीमेल का जो हाइपोथैलेमस होता है वो हाइपोथैलेमस बाबा एक हार्मोन को प्रोड्यूस कर देता है, on that hormone is called as oxytocin. Remember, oxytocin is not produced by the posterior pituitary gland. Oxytocin is produced by the hypothalamus and it is then stored in the posterior pituitary gland. Posterior pituitary gland कोई हार्मोन बनाता ही नहीं है, posterior pituitary gland का काम है हार्मोन्स को स्टोर करना। तो जब बच्चा प्रेगनेंसी के टर्म पे पहुंचा तो मां के हाइपोथैलेमस ने ऑक्सीटोसिन बनाया। अब बाबा याद रखना, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, ये मां के मायोमेट्रियम में जाकर मां के मसल्स को, मायोमेट्रियम को कंट्रैक्ट कराएगा, बट रिमेंबर अब कंट्रैक्शन अपवर्ड नहीं होगी, अब बाबा कंट्रैक्शन डाउनवर्ड्स होगी, एंड दिस डाउनवर्ड कंट्रैक्शन इज कॉल्ड एज प्रोपल्शन। याद रखना बाबा, इसी कंट्रैक्शन को प्रोपल्शन के नाम से जाना जाता है। खाली ऑक्सीटोसिन प्रोपल्शन में मदद नहीं करता, हालांकि यहां पे फंडस के नजदीक कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल के नाम से जानते हैं। Those are called as ICC, यानी इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल, जिन्हें हम पेस मेकर ऑफ यूटेरस के नाम से जानते हैं। रिमेंबर, एट द पॉइंट ऑफ ओपनिंग, जहां फेलोपियन ट्यूब ओपन होता है, किधर, यूट्रस में, उस वाले ओपनिंग को मैंने बताया हुआ है, उस वाले ओपनिंग को हम यूट्राइन ऑस्टियम के नाम से जानते हैं, उसे हम यूट्राइन ऑस्टियम के नाम से जानते हैं। और इसी यूट्राइन ऑस्टियम में कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती है, एंड दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल। और यही सेल्स बाबा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर देती है, जिस तरह हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, जिसके कारण यूट्रस डाउनवर्ड डायरेक्ट करेगा ताकि बच्चा नीचे जा सके और लेबर हो सके, यानी पार्चुरेशन हो सके, डिलीवरी हो सके। तो यूट्रस के मायोमेट्रियम में दो टाइप की कंट्रैक्शन होती है, एक बैकवर्ड कंट्रैक्शन जो ऊपर की तरफ जाती है जिसका नाम है रेट्रोपल्शन, और उसमें मदद करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। नंबर 2 डाउनवर्ड कंट्रैक्शन, जिसे हम प्रोपल्शन के नाम से जानते हैं, और प्रोपल्शन में मदद करेगा ऑक्सीटोसिन। प्लस यहां पर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ
काजल। इसीलिए अगर आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस करनी है, अगर आपको बिफोर द टाइम ऑफ टर्म आपको पहले ही प्रेगनेंसी इंड्यूस करनी है, किसी चीज के कारण, हो सकता है बच्चा जो अंदर है मर चुका है, या बच्चे की वजह से मां में कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, और अब आप चाहते हैं कि पहले ही बच्चे को बाबा डिलीवर किया जाए, आप प्रेगनेंसी को इंड्यूस करना चाहते हैं किसी भी चीज के कारण, अगर आप प्रेगनेंसी इंड्यूस करना चाहते हैं, आप देते हैं बाबा एक जबरदस्त मेडिकेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन, ताकि इस यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो सके और बच्चा बाहर आ सके। इसका मतलब जो बीच वाला लेयर होता है ना यूट्रस का, उसे मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, और वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, और यही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। दो तरीके की कंट्रैक्शंस पाई जाती है, एक अपवर्ड, यहां मैं यूं कहूं बैकवर्ड कंट्रैक्शन, जो प्रोस्टैग्लैंडिन की वजह से होती है इंसेमिनेशन के दौरान, उसे हम रेट्रोपल्शन कहते हैं। दूसरा जो चाइल्ड बर्थ के दौरान होती है कंट्रैक्शन, वो डाउनवर्ड में होती है, उसे हम प्रोपल्शन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है, और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल की वजह से होती है। तो ये था बाबा मायोमेट्रियम के बारे में। अब अगर हम इनर मोस्ट लेयर के बारे में जिक्र करेंगे, जिसे एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। गौर से देखना बाबा, ये रहा मेरी जान यूटेरस, ये रहा बाबा यूटेरस। अब यूटेरस के मैंने 3 लेयर बताए। जो बाहर वाला लेयर था हमने नाम रखा था पेरीमेट्रियम, और जो मेरी जान बीच वाला लेयर था हमने नाम रखा था बाबा मायोमेट्रियम, हमने नाम रखा था मेरी जान मायोमेट्रियम। ये रहा बाबा मायोमेट्रियम। इसके बाद ये जो इनर मोस्ट लेयर होता है यूटेरस का, ये जो आपके सामने बना रहा हूं, ये जो बाबा इनर मोस्ट लेयर होता है ना यूटेरस का, इसी इनर मोस्ट लेयर को बाबा किस नाम से जाना जाता है? दिस इनर मोस्ट लेयर, ये जो आपको यहां बनाया, इसी इनर मोस्ट लेयर को बाबा एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। गौर से देखना बाबा, इसी लेयर को एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। बट यहां एक चीज का खास ख्याल रखना कि जो एंडोमेट्रियम होता है इसके भी 2 लेयर्स होते हैं, इट इज डबल लेयर। एंडोमेट्रियम के भी बाबा 2 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द मायोमेट्रियम, ये वाला हिस्सा जो मायोमेट्रियम के बिल्कुल करीब होता है, इसे बाबा हम बोलते हैं, बोलो ना मेरी जान, इस वाले लेयर को बाबा स्ट्रेटम, नाम याद रखना, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम स्ट्रेटम बेसिलिस के नाम से जानते हैं। ये लाल कलर का बाहर से पेरीमेट्रियम, ये ब्लू कलर का बाहर से मेरी जान मैंने आपको बोला, सॉरी हाँ, ये पर्पल कलर का मैंने आपको बाहर से बोला, ये है मायोमेट्रियम। और इसके बाद ये जो अंदर वाला लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये एंडोमेट्रियम कहलाता है। अब मैंने आपको बोला कि जो एंडोमेट्रियम होता है मेरी जान, इसके 2 लेयर्स पाए जाते हैं। एक ये वाला लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, which is close to the myometrium, this layer is called as stratum basilis। इसे बाबा stratum basilis के नाम से जाना जाता है। And remember, this layer does not change during the menstrual cycle। ये एक ऐसा लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंज नहीं होता, इसमें कोई भी चेंज नहीं आती, और यही ऐसा लेयर है जो नए लेयर को बना देता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूं, पहले मैंने बोला कि जो बाहर वाला लेयर है पेरीमेट्रियम है, बीच वाला लेयर है मायोमेट्रियम है, और ये जो अंदर वाला लेयर है एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम 2 लेयर्स का बना होता है। जो मायोमेट्रियम के नजदीक है उसे बेसिलिस के नाम से जानते हैं, और जो यूट्राइन कैविटी के पास है उसे मेरी जान हम किस नाम से जानते हैं? शाबाश, उसे हम जानते हैं ये रहा जो अंदर वाला लेयर है। गौर से देखना, ये रहा मेरी जान, ये जो अंदर वाला लेयर है जो बिल्कुल यूट्राइन कैविटी के पास होता है, उसे बाबा हम बोलते हैं शाबाश स्ट्रेटम, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम, इट्स कॉल्ड एज स्ट्रेटम फंक्शनलिस। इसे हम बाबा स्ट्रेटम फंक्शनलिस के नाम से जानते हैं, और यही एक ऐसा लेयर है, गौर से देखना बाबा, ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है यही एक ऐसा लेयर है जो बाबा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शेड होता है। जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है, आप बोलते हैं कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम शेड होता है, लेकिन आप याद रखेंगे कौन सा वाला लेयर शेड होता है? तो रिमेंबर स्ट्रेटम फंक्शनलिस वाला लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शेड होता है। यही मैं बता रहा था कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये फंक्शनलिस वाला लेयर शेड होगा, नया लेयर बनाने में मदद करेगा स्ट्रेटम बेसिलिस। तो स्ट्रेटम बेसिलिस रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये वाला लेयर चेंज नहीं होता, और अगर कोई शेड होता है वो है फंक्शनलिस। नया फंक्शनलिस बनाने के लिए कौन मदद करेगा? वह स्ट्रेटम बेसिलिस।
इसके बाद तो ये बाहर वाला लेयर पेरीमेट्रियम, उसके बाद वाला लेयर मायोमेट्रियम, उसके बाद वाला लेयर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के कितने लेयर? दो। जो मायोमेट्रियम की तरफ है उसे बेसिलिस बोलेंगे, स्ट्रेटम बेसिलिस, और जो कैविटी की तरफ है उसे हम फंक्शनैलिस के नाम से जानते हैं। अब मजे की बात बताऊं तो जो फंक्शनैलिस होता है ये भी बाबा दो लेयर्स का बना होता है। गौर से देखना, फंक्शनैलिस जो होता है ये भी दो लेयर्स का ही बना होता है। is also made up of two layers। ये अगर मैं इसको कंसीडर करूं एंडोमेट्रियम, अब एंडोमेट्रियम का ये वाला लेयर which is present towards the myometrium it's called as basilis। और उसके बाद ये जो है ये दो लेयर्स इसे हम बोलेंगे फंक्शनैलिस। अब फंक्शनैलिस के भी दो लेयर है, एक है क्लोज टू द बेसिलिस एंड एक है क्लोज टू द यूट्राइन कैविटी। द लेयर ऑफ द फंक्शनैलिस which is close to the basilis this is called as stratum। this is called as stratum spongiosum। This is called as stratum spongiosum। Sorry, it's called as stratum spongiosum। और जो अंदर की तरफ लेयर है इसे हम बोलते हैं stratum compactum। It's called as stratum compactum। अगर मैं आपको सीधे और साफ अल्फाजों में बताऊं तो ये रहा मेरी जान यूटेरस, और ये रही बाहर वाली लेयर, इसे हमने बोला पेरीमेट्रियम। गौर से देखना, इसे हमने बोला पेरीमेट्रियम। उसके बाद ये रहा मेरी जान दूसरा लेयर, और इसका हमने नाम रखा मायोमेट्रियम। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि और दो लेयर्स पाए जाते हैं। शाबाश, कौन कौन सा लेयर? और दो लेयर्स पाए जाते हैं, ये रहा मेरी जान शाबाश एंडोमेट्रियम। लेकिन एंडोमेट्रियम का कौन सा लेयर? शाबाश एंडोमेट्रियम का बेसिलिस वाला लेयर। दिस इज द बेसिलिस लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। उसके बाद एंडोमेट्रियम का और एक लेयर है, एंडोमेट्रियम का ही एक और लेयर है, एंडोमेट्रियम का एक और लेयर है, और इस वाले लेयर को जो बेसिलिस के अंदर पाया जाता है इसे हम फंक्शनैलिस के नाम से जानते हैं। इसे हम फंक्शनैलिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? फिर मैंने बोला कि फंक्शनैलिस डबल लेयर होता है असल में, और ये जो डबल लेयर होता है इसका एक लेयर बेसिलिस की तरफ होता है, इसका एक लेयर बेसिलिस की तरफ होता है और दूसरा लेयर कैविटी की तरफ होता है। ये लेयर जो बेसिलिस की तरफ है इसे स्पॉन्जियोसम के नाम से जानते हैं, स्पॉन्जियोसम, और जो लेयर कैविटी की तरफ होता है उसे हम कॉम्पैक्टम के नाम से जानते हैं। यही पॉइंट मैंने आपके स्लाइड पे लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने लिखा है myometrium is the middle and thickest layer of the uterus made up of smooth muscles which undergo contraction during insemination। और इंसेमिनेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन में कौन मदद करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। और चाइल्ड बर्थ या लेबर के दौरान कॉन्ट्रैक्शन में मदद कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। वेरी गुड। उसके बाद एंडोमेट्रियम, इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। नो, इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस। इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस। और इसके दो लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस, परमानेंट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम जिसमें कोई भी चेंज नहीं आती, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शेड नहीं होता, बल्कि ये मदद करता है फंक्शनैलिस लेयर को बनाने में। उसके बाद स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, इट इज द इनर लेयर जो यूट्राइन कैविटी को कवर करता है, और यही लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शेड होता है। इसके भी दो लेयर्स है, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम एंड स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। इसके बाद हम जिक्र करेंगे पार्ट्स ऑफ द यूटेरस। शाबाश, पार्ट्स ऑफ द यूटेरस। चलो यूटेरस के पार्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे और लेक्चर को यहीं पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम यूटेरस के पार्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे तो आप इत्मीनान तरीके से नजर रखना बाबा, ये है मेरी जान आपका यूटेरस। गौर से देखना, दिस इज द यूटेरस। ये रहा हुआ यूटेरस और ये रहा सर्विक्स, सर्विक्स, एंड ये रहा मेरी जान वेजाइना। अब सर्विक्स के चार पार्ट्स होते हैं, याद रखना जल्द जल्द। जो पहला पार्ट होता है जो फेलोपियन ट्यूब के ओपनिंग के ऊपर होता है, यहां से फेलोपियन ट्यूब आ रहा है, और फेलोपियन ट्यूब के ऊपर जो पार्ट पाया जाता है ये कर्व्ड पार्ट, एंड दिस कर्व्ड पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस। इसे हम फंडस के नाम से जानते हैं। अब दूसरा पार्ट जो देखने को मिलता है उसे हम मेरी जान कहते हैं कॉर्पस। तो चार पार्ट्स होते हैं यूट्रस के, कॉर्पस, उसके बाद दिखाई देता है वह इस्थमस, इस्थमस, और आखिर में आपको दिखाई देगा वह सर्विक्स। ये रहा मेरी जान सबसे बड़ा पार्ट बॉडी, और ये रहा मेरी जान इस्थमस नैरो पार्ट, और आखिर में ये रहा वह सर्विक्स।
सर्विक्स को भी कंसिडर किया जाता है यूट्रस का ही हिस्सा। तो यूट्रस के बाबा 4 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम के जरिए से दिखाने की कोशिश करूंगा तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है मेरी, वरना मैं लेक्चर को थोड़ा आगे ले जाता। अगर आप इस डायग्राम पे देखेंगे बाबा तो नजर रखेंगे मेरी जानाब, यूट्रस जो होता है इसके 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको जो ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम फंडस के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर होता है। उसके बाद आपको जो मेन पार्ट दिखाई दे रहा है यूट्रस का, जो कि एक ट्राइगोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, इस ट्राइगोन शेप्ड स्ट्रक्चर को हम यूट्राइन कैविटी के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज यूट्राइन कैविटी। अब ये वाला जो हिस्सा है यूट्रस का, इसे हम बॉडी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम बॉडी कहते हैं। उसके बाद ये जो नैरो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम इस्थमस के नाम से जानते हैं, इस्थमस। उसके बाद लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है बाबा सर्विक्स। अब यहां एक बात का ख्याल रखना, सर्विक्स और वेजाइना के दरमियान एक ओपनिंग होती है जिसे हम एक्सटर्नल ऑक्स के नाम से जानते हैं। व्हाइल एज सर्विक्स और इस्थमस के या यूट्रस के दरमियान भी एक ओपनिंग होती है जिसे हम इंटरनल ऑक्स के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब यूट्रस में 4 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी यानी कॉर्पस, बॉडी को हम दूसरे नाम से जानते हैं कॉर्पस, और तीसरा इस्थमस। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि सर इंप्लांटेशन कहां होगी। इंप्लांटेशन बोले तो यहीं पे लेक्चर को खत्म करूंगा। इंप्लांटेशन बोले तो अगर ये मेरी जान यूट्रस है, अगर ये बाबा यूट्रस है, नजर रखना, अगर ये मेरी जान आपके सामने यूट्रस है, ये देखो, ये यूट्रस का लवर बॉडी पार्ट होता है, ये लवर पार्ट है यूट्रस का, और ये मेरी जान अपर पार्ट है यूट्रस का। यानी बोले तो लवर पार्ट में इस्थमस और सर्विक्स आएगा, अपर पार्ट में कॉर्पस और फंडस आएगा। रिमेंबर इंप्लांटेशन, इंप्लांटेशन से मुराद कि जब फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा, जाइगोट से 2 सेलेड स्टेज से 4 सेलेड स्टेज और आखिर में मॉड्यूला बनेगा, और मॉड्यूला से फाइनली बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, जो मैं आपको इंप्लांटेशन में समझाएगा। अभी समझने का नहीं, अभी बस इतना याद रखने का कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी जब फर्टिलाइजेशन होती है तब जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होकर मॉड्यूला बनाता है, मॉड्यूला डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो जाएगा, ये चिपक जाएगा, ये यूट्राइन कैविटी के अंदर चला जाएगा, उसी प्रोसेस को मेरी जान इंप्लांटेशन के नाम से जानते हैं। एंड रिमेंबर ये इंप्लांटेशन आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जो फर्टिलाइजेशन गश्ना आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन द ब्लास्टोसिस्ट embeds, the blastocyst invades, the blastocyst penetrates the uterine cavity, uterine layers, uterine walls, and this process is called as implantation. अब मुझे क्या बोलना है? मुझे बोलना है ये implantation किसी भी सूरत में lower part में नहीं हो सकती। Implantation does not occur in the lower uterine body. If it occurs, it is called as ectopic pregnancy. इसे बाबा ectopic pregnancy के नाम से जाना जाएगा। हालांकि असल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के बजाय किसी और जगह पे हो जाए, बोले तो फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, बोले तो सर्विक्स में हो जाए, बोले तो किसी और जगह पे हो जाए इंप्लांटेशन, उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। फिर उसमें ट्यूबल प्रेगनेंसी वगैरह अलग अलग टाइप से, वो डिटेल टॉपिक है। यहां आप नजर रखेंगे कि इंप्लांटेशन यानी ब्लास्टोसिस्ट कहां चिपकना चाहिए? नॉट इन द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस, इट मस्ट बी इंप्लांटेड इन द अपर पोल ऑफ द यूट्रस। अब सर अपर पोल में कहां? अगर ये यूट्रस है, ये यूट्रस का एंटीरियर साइड है और ये यूट्रस का पोस्टीरियर साइड है। रिमेंबर इंप्लांटेशन मोस्ट कॉमनली ऑकर्स इन द अपर पार्ट बट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस। हमेशा ज्यादा से ज्यादा इंप्लांटेशन यूट्रस के अपर पार्ट में होगी, लेकिन किस वॉल पे? पोस्टीरियर वॉल पे। सर पोस्टीरियर वॉल पे कहां? फंडस में या कॉर्पस में? रिमेंबर दोनों में, फंडस में भी हो सकती है और वह कॉर्पस में भी हो सकती है। तो इंप्लांटेशन मोस्ट कॉमनली ऑकर्स इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, दैट इज ईदर द फंडस और द कॉर्पस। वेरी वेरी गुड। तो यही आपके पॉइंट पे लिखा है, यही आपके स्लाइड पे लिखा है पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। इधर Furthest, the uppermost part of the uterus located above the entrance of the fallopian tube. It expands during the pregnancy to accommodate fetus.
उसके बाद कार्पस, इट इज द मेन पोर्शन ऑफ द यूट्रस लोकेटेड बिटवीन द फटस एंड द स्टमक। ये वही रट्टे रटाई बातें हैं जो आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मैं आपको यही नोट्स बाबा टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से फॉरवर्ड कर सकता हूं। मिलते हैं आपके साथ अगले आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह।